आज हम करेंगे कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। कार्यालय लेखन क्या होता है, यानी कि इसके अंदर सरकारी पत्र और भी अर्ध सरकारी पत्र, स्मरण पत्र, कार्य सूची क्या होती है, प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, टिप्पण क्या होता है, ये सारी बातें बच्चों इनके बारे में पूरा पोर्शन है आपका, वो मैं समझाने जा रही हूं कि कार्यालय लेखन क्या होता है। कार्यालय पत्र या औपचारिक पत्र या सरकारी पत्र इनको कहा जाता है। तो कार्यालयों की यानी कि सरकारी जो कार्यालय होते हैं बच्चों, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जो भी पत्र भेजे जाते हैं, जो भी सूचनाएं भेजी जाती हैं, उनको सरकारी पत्र या औपचारिक पत्र कहा जाता है। और वो मुख्य जो कार्यालय हैं वहां से शाखा जो कार्यालय होते हैं या उनके अधीनस्थ यानी कि अंडर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं, उनको अगर कोई सूचना देनी है तो वो सरकारी पत्रों के माध्यम से ही भेजी जाती है। तो सरकारी जो पत्र हैं, कार्यालयी जो पत्र हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं और क्या कुछ उनके अंदर रहता है, किस प्रकार से उनका पता लिखा जाता है, किस प्रकार से किसको कैसे लिखे जाते हैं, भेजने वाले का पता कहाँ पे लिखा जाता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कार्यालयी जो लेखन और प्रक्रिया है, एज ए क्वेश्चन भी आपने याद करना है। कई बार पूछ लेते हैं कि सरकारी या कार्यालय लेखन किस प्रकार से होता है और सरकारी जो पत्र हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, वो आप समझेंगे। तो देखो बच्चों, सरकारी पत्र जब हम लिखते हैं यानी कि एक कार्यालय से या एक विभाग से, एक मंत्रालय से दूसरे कार्यालय में, विभाग में, मंत्रालय में जब पत्र जाता है तो उसको सरकारी पत्र कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। तो वो लिखा कैसे जाता है वो मैं आपको बताऊंगी, क्या ध्यान आपने रखना है। तो सरकारी पत्र में भेजने वाले का पता लिखना होता है, उसके बाद जो भेज रहा है उसका पता आप लिखोगे, उसके बाद विषय लिखना होता है और उसके बाद वही जैसे हम आम पत्र लिखते हैं बच्चों, श्रीमान जी, महोदय जी, उसके बाद जो भी विषय है उसके बारे में बीच का जितना भी मैटर है, जो भी विषय हमने उठाया है, जिस भी विषय पे हम पत्र लिख रहे हैं सरकारी पत्र, वो लिखने के बाद भावदीय लिखोगे आप, बाई और भावदीय लिखोगे और भावदीय में भेजने वाले का पता आप लिखोगे। तो लेटर के अंदर ही यानी कि पत्र के अंदर ही दोनों एड्रेस आपको मिलेंगे, दोनों पता जो होगा कि भेजने वाले का भी और किस विभाग को, किस डिपार्टमेंट को, किस मंत्रालय को, किस कार्यालय में जा रहा है वो भी। तो आपने ध्यान देना है, जैसे बिहार सरकार के कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से, और होता है तरफ, यानी कि किसकी तरफ से है पत्र, कौन भेज रहा है। उपायुक्त को, जिला उपायुक्त को पत्र लिखें जिसमें बाढ़ से निपटने के सुझाव दिए गए हों। मान लो ये सरकारी पत्र आपके सामने है तो आप इसको कैसे लिखोगे। बिहार सरकार के कृषि मंत्रालय के सचिव जो अधिकारी है, सबसे पहले उसकी पोस्ट जो होती है, पद होती है बच्चों, वो लिखोगे। तो सचिव है यहाँ पे तो सचिव लिखोगे, उप सचिव है तो उप सचिव लिखोगे, आयुक्त एवं सचिव है तो आयुक्त एवं सचिव लिखोगे, जो भी दिया होगा। लेकिन सबसे पहले पत्र जब आप लिखना शुरू करोगे तो प्रेषक शब्द लिखोगे। प्रेषक का अर्थ होता है भेजने वाला, और यहाँ पे भेजने वाला कौन है, बिहार सरकार का कृषि मंत्रालय। तो प्रेषक लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद सचिव लिखोगे, उसके बाद कृषि मंत्रालय, बिहार सरकार, और जिस भी स्टेट की कैपिटल यानी कि राजधानी आपको पता है तो वो लिख दो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो प्रेषक सबसे पहले, उसके बाद सचिव, उसके बाद कृषि मंत्रालय, बिहार सरकार, पटना। ये भेजने वाला है, की ओर से है पत्र। ठीक है, की ओर देखना है आपने कि किसकी तरफ से, किस कार्यालय, किस विभाग, किस मंत्रालय से पत्र और कहां पे जा रहा है। तो वहीं के यानी कि बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट के उपायुक्त के पास, जिला उपायुक्त को आपने पत्र लिखना है। तो वहीं सीधा आ जाओगे आप, उसके बाद विषय डालोगे बाढ़ से निपटने के सुझाव हेतु हेतु होता है के लिए। सेवा में लिखोगे बच्चों पहले
और सेवा में लिख के उपायुक्त महोदय, जो भी दे रखा होता है उपायुक्त महोदय, और अगर जिला दे रखा है तो लिख दो, नहीं तो नहीं। अगर याद है वहां का कोई जिला, जैसे समस्तीपुर इन्होंने बिहार का जिला ले लिया, तो वो आप लिख सकते हो। सबसे पहले प्रेषक, उसके बाद जो भी पद दे रखा होता है, नाम भी लिखना चाहो तो कोई भी नाम आप लिख सकते हो, लेकिन सचिव यहाँ पे दिया हुआ है, सचिव कृषि मंत्रालय बिहार सरकार पटना। उसके बाद ठीक प्रेषक के नीचे ही सेवा में, और सेवा में क्या है, जिला उपायुक्त समस्तीपुर। उसके बाद विषय, और विषय देने के बाद विषय छोटे से छोटा, बाढ़ से, सूखे से, जो भी दे रखा होता है या जो भी अनुदान राशि से संबंधित कोई भी विषय, उसको छोटे से छोटा और अच्छा बना के आप लिखोगे कि इस हेतु आप पत्र उस कार्यालय से उस कार्यालय में जा रहा है। उसके बाद श्रीमान जी, महोदय जी, और सारा जो विषय है उसके बारे में पूरी जानकारी कि कृषि मंत्रालय बिहार सरकार की तरफ से बाढ़ से निपटने के जो सुझाव है वो क्या दिए गए हैं। उसके बाद बच्चों बाईं ओर भवदीय आप लिखोगे, लेटर जब खत्म हो जाएगा, पत्र जब खत्म हो जाएगा, और भवदीय लिखने के बाद दोबारा से प्रेषक नहीं लिखोगे शब्द, यहाँ पे सिर्फ भवदीय लिखोगे, लेकिन पूरा का पूरा पता वही भेजने वाले का लिखोगे, सचिव कृषि मंत्रालय बिहार सरकार। तो इस प्रकार से सरकारी पत्र आप लिखोगे बच्चों, और पत्र में ही ये सारा जो पता है वो दिया होता है। आपने देखना है कि किस कार्यालय की तरफ से, किस विभाग की तरफ से, किस मंत्रालय की तरफ से, और किस कार्यालय में, विभाग में, मंत्रालय में जा रहा है। तो दोनों जो पता है आप प्रेषक वाला लिखोगे, ठीक प्रेषक के नीचे सेवा में लिख दोगे, फिर एड्रेस लिखोगे, अपना पता लिखोगे कि कौन है भेजने वाला, ठीक है, जिसके पास जा रहा है वो लिखोगे, फिर विषय डाल दोगे, विषय डालने के बाद श्रीमान जी, महोदय जी, पूरा पत्र लिखोगे, फिर भवदीय, भवदीय में प्रेषक शब्द दोबारा नहीं, भेजने वाले का पूरा पता अच्छे से। तो ये 4-5 जो भी आपके दे रखे हैं सिलेबस में, इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कॉपी में लिख के करोगे, लेकिन कोई भी आ सकता है, आपको सिर्फ तरीका याद रखना है कि तरीका क्या है सरकारी पत्र करने का। उसके बाद है बच्चों टिप्पण क्या होता है। टिप्पण, मुख्य टिप्पण, आनुषंगिक टिप्पण। एज ए क्वेश्चन, एज ए थ्योरी आपने करना है कि बहुत सारे ऐसे कार्यालय होते हैं, बहुत सारे ऐसे दफ्तर होते हैं जहां पे बहुत सारे जो मामले हैं वो विचाराधीन पड़े रहते हैं, निपटते नहीं हैं। यानी कि उन्हीं मसलों को, विचाराधीन जो मसले पड़े होते हैं उन्हीं का निपटारा करना ही टिप्पण कहलाता है। ये सहायक स्तर पे भी होता है, अधिकारी स्तर पे भी होता है, तो इसको टिप्पण या अंग्रेजी में नोटिंग भी कहा जाता है। तो 5-7 पॉइंट आपने ये करना है। उसके बाद अनुस्मारक अथवा स्मरण पत्र किसको कहते हैं। अनुस्मारक या स्मरण पत्र यानी कि याद दिलवाने के लिए, मान लो किसी कार्यालय से पहले किसी दूसरे कार्यालय में जिस भी सूचना देने के लिए, या जो भी तथ्य, आंकड़े या जिस भी काम के लिए पत्र भेजा गया है और वहां से जवाब नहीं आता, तो दोबारा उन लोगों को याद करवाने के लिए अनुस्मारक या स्मरण पत्र या स्मृति पत्र लिखे जाते हैं। तो वो हवाला भी दे सकते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं अपना, कि पहले हमने अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2, अनुस्मारक 3, यानी कि ये जो पत्र हैं आपके कार्यालय में जा चुके हैं और उसके बाद भी जवाब नहीं आया है, तो दोबारा से हम याद दिलवाने के लिए इस प्रकार के पत्र लिख रहे हैं, उनको अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहा जाता है। उसके बाद है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र यानी कि आधा सरकारी पत्र कैसे होता है। कार्यालय, सरकारी और औपचारिक पत्र एक ही बात है, यानी कि सरकारी पत्रों को औपचारिक पत्र या कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र को औपचारिक के विपरीत अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पत्र लिखे जाते हैं एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, वहां पे भेजने वाला जो अधिकारी होता है और जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में, जिस मंत्रालय में ये पत्र या कार्यालय में भेजे जाते हैं, वो व्यक्तिगत स्तर पर सामने वाले को जानता है, इसीलिए अर्ध सरकारी इसको कहा जाता है। वैसे सरकारी पत्र की तरह ही लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें प्रिय या प्रियवर जो शब्द है
उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर सामने वाले अधिकारी को जानता होता है अधिकारी, और कार्यालय के लेटर हेड पर ही इसको लिखा जाता है। ऐसे पत्रों को अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। उसके बाद है बच्चों कार्यसूची या एजेंडा क्या होता है। ये थ्योरी के क्वेश्चन आपने करने हैं। कार्यसूची या एजेंडा, कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, वहां पे उस संस्था या संगठन के कार्यों को लेकर जो भी विचार विमर्श होता है, और विचार विमर्श होने के बाद जो भी सूची तैयार की जाती है, लिस्ट तैयार की जाती है कि क्या कुछ हुआ इस बैठक में, उस मीटिंग में विचार विमर्श क्या हुआ, क्या क्या निर्णय लिए गए, तो वो कार्यसूची एवं एजेंडा कहलाता है। उसके बाद है कार्यव्रत। कार्यव्रत क्या होता है? कार्यसूची में जितने भी विचार विमर्श करने के बाद निर्णयों को रेखांकित किया गया, रेखांकित क्या होता है? अंडरलाइन किया गया कि ये काम अग्रिम जो बैठकें होंगी उनमें किए जाएंगे, लिए जाएंगे निर्णय, कोई भी संस्था या संगठन की विचार विमर्श या मीटिंग या बैठक। और कार्यव्रत में उन व्यक्तियों की, जो भी संस्था या संगठन के सदस्य होते हैं, उनकी पूरी सूची तैयार की जाती है और उनको अग्रिम बैठक के लिए भी सूचित किया जाता है। तो ये कार्यव्रत कहलाता है। प्रेस विज्ञप्ति है बच्चों, कोई भी संस्था या संस्थान या संगठन कोई भी बैठक जब करता है, कोई भी निर्णय जब होते हैं, विचार विमर्श वो करते हैं, कोई भी अच्छा काम जब करते हैं, तो एक प्रेस नोट तैयार किया जाता है, यानी कि मीडिया में, अखबारों में छपने के लिए, और उसमें अनावश्यक सारी बातें छोड़ दी जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है उस संस्था की, संस्थान की, संगठन की, वही वहां पे अखबारों में छपने के लिए दी जाती है, प्रेस में दी जाती है। उसको प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। उसके बाद है बच्चों आपका स्वृत, बायोडाटा, लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र हैं। स्वृत और अंग्रेजी में बायोडाटा, यानी कि अपने बारे में, अपनी पूरी जो जानकारी है, व्यक्तिगत स्तर से लेके अपनी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन होती है, और उसी के आधार पर रोजगार संबंधी जो आवेदन पत्र हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों स्वृत क्या होता है? स्वृत हिंदी में बायोडाटा को कहते हैं, स्वृत। और वो किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, और उसी के आधार पर, यानी कि अपने स्वृत के आधार पर हम कैसे कहीं पे जिस भी फील्ड की, जिस भी क्षेत्र की हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता अपनी पूरी कर रखी है, तो हम कैसे आवेदन करेंगे, और आवेदन जब करेंगे तो नियोक्ता को, साक्षात्कारकर्ता को अपना स्वृत यानी कि बायोडाटा जब भेजेंगे, तो उस बायोडाटा या स्वृत को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान हमें रखना होगा, किस प्रकार से एक बहुत ही प्रभावशाली स्वृत या बायोडाटा तैयार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है और आवेदन पत्र भी एग्जाम में आपके। तो सबसे पहले तो स्वृत किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं, किस प्रकार से वो लिखा जाता है। यहाँ पे एज ए क्वेश्चन जब आप याद करोगे तो स्वृत का उदाहरण भी याद करोगे, जैसे मैं बताऊंगी आपको, और वही उदाहरण आपका आवेदन पत्र में भी काम आएगा। तो स्वृत क्या है? किसी भी व्यक्ति के बारे में, कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में सूचनाओं का जो संकलन है, यानी कि उसके बारे में सारी जो सूचनाएं हैं वो देना, वो स्वृत कहलाता है। अपनी व्यक्तिगत सूचनाओं के साथ साथ अपनी शैक्षणिक जो योग्यता है, उसके जो अनुभव हैं, उसकी जो उपलब्धियां हैं, वो देना ही क्या कहलाता है? स्वृत या बायोडाटा कहलाता है। जब भी अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार हमें ये मालूम होता है, पता होता है कि वहां पे हम आवेदन कर सकते हैं, यानी कि वहां नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है, रोजगार के लिए आवेदन किया जा सकता है, तो हर व्यक्ति को स्वृत या बायोडाटा लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो किस प्रकार से वो लिखें कि उसका प्रभाव नियोक्ता के ऊपर, जो नियुक्ति करने वाला है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है, कि वो सही से प्रभावित हो उससे। तो सबसे पहले तो स्वृत जो है वो बहुत अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, यानी कि काम की ही जो बातें हैं वही उसके अंदर होनी चाहिए। बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि आवश्यक कोई सूचना है वो छूट जाए।
उसके बाद सरल भाषा का प्रयोग हो, किसी प्रकार की अलंकृत जो भाषा है उसका इस्तेमाल उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ईमानदारी पर आधारित होना चाहिए। जो कुछ भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, पढ़ाई लिखाई जो भी की है आपने, क्योंकि जब नियोक्ता के पास जाएंगे साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उस समय सारी बातें साफ हो जाती हैं। तो किसी भी प्रकार की झूठ का सहारा सवृत्त या बायोडाटा लिखते समय नहीं लेना चाहिए, और उसमें आवश्यक जो सूचनाएं हैं वो अवश्य लिखनी चाहिए, अनावश्यक सूचनाएं नहीं लिखनी चाहिए, कि नियोक्ता को, साक्षात्कारकर्ता को वो उबाऊ लगे और अच्छा प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े। अनुभव के बारे में अपना लिखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता के अलावा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास क्या क्या अनुभव हैं, या पहले कहीं अगर आपने नौकरी की है और क्या कुछ आपके पास है, वो सारा कुछ अपने बायोडाटा में, सवृत्त में लिखना चाहिए। क्रमबद्धता या अनुशासित होना किसी सवृत्त का वो बहुत ही आवश्यक है बच्चों। क्रमबद्ध का मतलब सबसे पहले अपना नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, अपनी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद अपना एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद आप आओगे शैक्षणिक योग्यता पे, क्वालिफिकेशन पे, अपनी एकेडमिक जो रिकॉर्ड है कि 10th कहाँ से किया आपने, +2 कहाँ से की, पूरी टेबल ही एक बनी होती है, उसका मार्क्स, उसके ईयर, उसका पूरा रिकॉर्ड। जिस भी पद के लिए आप आवेदन करते हो उसी के अनुसार आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक सवृत्त लिखा जाता है। एक ही उदाहरण अच्छे से आप लिख लोगे अपनी कॉपी के अंदर, और जैसे नाम, पता वगैरह सब ये बताने के बाद एक टेबल बना लोगे आप कि ये शैक्षणिक योग्यता की टेबल है। उसके बाद वो टेबल बनाने के बाद कि 10th ये है, +2 ये है, इतने मार्क्स, परसेंटेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब कुछ स्नातक तक का या उससे आगे तक का भी आप बना लोगे। उसके बाद आप अनुभव बताओगे कि क्या क्या अनुभव है, अगर कहीं नौकरी वगैरह की है वो एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो उसमें। उसके बाद और जो उपलब्धियां हैं और जो योग्यताएं हैं आपके अंदर, कि किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया है, कहीं पे डिबेट में, या किसी और लैंग्वेज को आप समझते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, कोई और सम्मान आपको कहीं से मिला है, तो ये बाकी जो उपलब्धियां आपने अर्जित की हैं अपने जीवन में, वो भी आप अपने सवृत्त या बायोडाटा में लिख सकते हो। तो इसी के आधार पे आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे। मान लो आपकी शैक्षणिक जो योग्यता है, जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो भी पढ़ाई लिखाई जिस भी फील्ड में, क्षेत्र में आपने की है, उसके अनुसार ही, उसके आधार पे ही आपको कहीं जॉब का, नौकरी का पता चलता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, तो आप आवेदन कैसे करोगे, आवेदन पत्र कैसे लिखोगे, तो वो मैं बताऊंगी बच्चों। जैसे आपके दे रखा है कि कल्पना कीजिए आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और किसी प्रसिद्ध अखबार में पत्रकार के पद के लिए आपने आवेदन करना है। कि मान लो अपनी सारी जो शैक्षणिक योग्यता है, पढ़ाई लिखाई है, वो पत्रकारिता में की है, और आपको किसी भी अखबार में पत्रकार के पद रिक्त हैं, खाली हैं, वो पता चलता है, तो आप वहां पे आवेदन कैसे करोगे, किस प्रकार से अपना आवेदन पत्र दोगे और साथ में अपना सवृत्त या बायोडाटा लिखकर आप भेजोगे। तो यहाँ तो बच्चों लिख रखा है किसी भी प्रसिद्ध अखबार में या समाचार पत्र में, तो कोई भी अखबार का नाम आप दे सकते हो, और अखबार का जो एडिटर होता है, संपादक, उप संपादक, सह संपादक, सबसे पहले वो पद ही आप लिखोगे सेवा में करके। अगर यहाँ पे अखबार का नाम दिया होता, संपादक या उप संपादक या सह संपादक दिया होता, तो आप वही लिखते। तो इसका जो पता है आप आवेदन पत्र का कैसे लिखोगे, सरकारी पत्र की तरह 2 पते इसमें नहीं लिखने हैं, एक ही लिखना है कि सेवा में संपादक या उप संपादक, सह संपादक या प्रधान संपादक, वो लिखोगे। उसके बाद किसी भी अखबार का नाम आप लिखोगे, और उसके बाद किसी शहर का नाम, ठीक है, कि संपादक महोदय दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़, दैनिक जागरण, या कोई भी अखबार का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद अपना विषय डालोगे वही, कि विषय क्या है, पत्रकार के पद हेतु आवेदन पत्र, कि पत्रकार का पद है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपने पूरी कर रखी है वो आपको चाहिए उस अखबार में, तो उसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद वही महोदय जी या श्रीमान जी लिख के, तो इस लेटर में आप सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों, कि आपको ये पता कहाँ से चला कि उस अखबार में पत्रकार के पद खाली हैं या रिक्त हैं जहां पे आप आवेदन कर रहे हो।
तो शुरुआत पत्र की आप ऐसे करोगे कि किस विज्ञापन से, किस अखबार से, किस पत्रिका से और किस डेट में, दिनांक में आपको ये सारी जानकारी मिली और आप इस पद के लिए अपने आप को पूरी तरह से योग्य मानते हैं और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो भी आप पूरी तरह से इनकी शर्तों को पूरा करते हैं। तो इसीलिए आप लिखोगे कि मैं आपके द्वारा मांगी गई सारी जो शर्तें हैं उनको पूरा करता हूं, मेरी जो शैक्षणिक योग्यता है इस पद के अनुकूल बिल्कुल सही है और इसीलिए मुझे ये पद देने की कृपा करें। ये आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद बच्चों सवृत्त लिखोगे, सवृत्त शब्द भी लिखोगे और उसके बाद पूरा जो मैंने सवृत्त वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि नाम क्या है, कोई भी नाम कैंडिडेट का, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और उसका पता, उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता हेडिंग डालोगे, जैसे सवृत्त के ऊपर सवृत्त की डालोगे। शैक्षणिक योग्यता में वो सारी अपनी पढ़ाई लिखाई की टेबल कि कौन सी कक्षा में या क्लास में आपने क्या क्या हासिल किया है। उसके बाद अन्य उपलब्धियां, वहां पे आप अपना अनुभव क्या है, अन्य और क्या क्या चीजें हैं आपने जो अपने जीवन में अर्जित की हैं और आप नियोक्ता को, साक्षात्कार को बताना वो सही समझते हैं अपने पद के अनुकूल, तो वो आप डालोगे बच्चों। और फिर भवदीय में अपना नाम, पता, सब कुछ। इस प्रकार से आप आवेदन पत्र करोगे। ठीक है, सवृत्त वाला क्वेश्चन भी अच्छे से और उसी के बेस पे आवेदन पत्र आप करोगे। तो इस प्रकार से आवेदन पत्र लिखोगे आप। उसके बाद है बच्चों शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ और उनके बारे में उपयोगी जो विधियां हैं या उनका परिचय है, जानकारी है। शब्दकोश के बारे में जानेंगे और हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो बहुत सारे लोगों से संबंधित होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि वो कैसे लिखे जाते हैं और किस प्रकार की जानकारी अपने अंदर वो रखते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों कोश अथवा शब्दकोश क्या होता है। कोश यानी कि खजाना, शब्दकोश दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और कोश। तो शब्द यानी कि सार्थक ध्वनि को जो समूह होता है उसको शब्द कहा जाता है और कोश का मतलब खजाना, यानी कि शब्दों का खजाना क्या कहलाता है, शब्दकोश कहलाता है। और शब्दकोश को बच्चों अंग्रेजी में हम साधारण सी भाषा में अंग्रेजी में डिक्शनरी जिसको कहते हैं, हर भाषा का अपना शब्दकोश होता है। तो हिंदी शब्दकोश के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो कोश और शब्दकोश, उनका अर्थ, और उसके बाद शब्दकोश, शब्दों का खजाना कैसे है और हिंदी शब्दकोश में क्या कुछ होता है, किस प्रकार से हम हिंदी शब्दकोश को देख सकते हैं। जब हमें किसी शब्द के अर्थ को लेकर कोई दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, तो कहाँ पे मिलेगा हमें वो शब्द, हिंदी शब्दकोश के अंदर। अंग्रेजी की डिक्शनरी तो आप अच्छे से देख लेते हो, लेकिन हिंदी शब्दकोश में वो अक्षर, वो वर्ण आपको कहाँ पे मिलेगा, उसका अर्थ कहाँ पे मिलेगा। तो शब्दकोश यानी कि हिंदी शब्दकोश में बच्चों एक ही समुदाय के, एक ही भाषा भाषी से संबंधित सारे जो शब्द हैं वो वर्णमाला के अनुसार होते हैं। हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसी के क्रमानुसार वहां पे आपको मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमारा हिंदी शब्दकोश शब्दों के अर्थ ही नहीं बताता, अर्थ के अलावा उस शब्द की जो उत्पत्ति है, उसका लिंग है, स्रोत है, पूरा उसके बारे में जानकारी वो देता है। लेकिन हमारे हिंदी शब्दकोश में अंग से शुरू होते हैं बच्चों। शब्दकोश हमारा हिंदी का अंग से शुरू होता है, अ से नहीं होता, जबकि वर्णमाला हमारी अ से ग तक होती है। तो ये सारी जानकारियां जानोगे आप। और हिंदी शब्दकोश के बारे में कि हिंदी हमारी कैसी भाषा है, जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं और विश्व की बहुत सारी वैज्ञानिक भाषाओं में हमारी हिंदी या हमारी जो लिपि है देवनागरी, उसका बहुत नाम है। एक पृष्ठ पर दो वर्ण भी आ सकते हैं, तो दो वर्ण ऊपर लिखे मिलेंगे, ए और आ। तो ए और आ से बनने वाले जितने भी शब्द हैं उनके अर्थ आपको उन पृष्ठों पर मिलेंगे। दो चार बातें और दे रखी हैं बच्चों कि किस प्रकार से आप वहां पे देखोगे। जैसे हिंदी वर्णमाला में हमारे कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं, क्षय है, त्रय है, ज्ञ है, श्रेय है, तो वो कहाँ पे मिलेंगे हमें, शब्दकोश में। तो ये जो व्यंजन है, ये जो वर्ण है हमारे, जिनसे मिलकर बनते हैं ये, जैसे हमारा अक्षय है तो कै प्लस शय से बनता है, तो कै के बाद
हमें क्षय मिलेगा। तो ये ध्यान आपने रखना है। ये जो विशेषताएं हैं या मुख्य मुख्य बातें जो दे रखी हैं वो आपने पढ़नी है कि अक्षय से संबंधित शब्द का अर्थ अगर हमें कहीं देखना है तो कै वाले शब्दों के बाद वो हमें मिलेगा, संयुक्त जो हमारे अक्षर हैं, संयुक्त जो हमारे व्यंजन हैं। और जिस प्रकार से आधे अक्षर हमारे होते हैं स्वर रहित, उनको हम कह सकते हैं, वैसे हर व्यंजन में स्वर होता है। जैसे क्या शब्द है तो वो कोआ या कोस्तुम, जो कै के पूरे व्यंजन है, हमारे वर्ण हैं, उनके बाद आपको आधे कै से संबंधित शब्द आपके हिंदी शब्दकोश में मिलेंगे, तो वहां पे आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से हिंदी शब्दकोश में क्या कुछ रहता है, कहाँ पे आप वर्णमाला के अनुसार देख सकते हो, और क्या इसके नियम है कि वर्णमाला तो हमारी अ से है लेकिन अंग से ये शुरू होता है। तो इस प्रकार के कुछ नियम दे रखे हैं बच्चों, वो आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद है विश्व ज्ञान कोश किसे कहते हैं। विश्व ज्ञान कोश अनेक विषयों से संबंधित जानकारियां इकट्ठी हमें एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं, उसको विश्व ज्ञान कोश कहा जाता है। हर विषय की जानकारी हमें विश्व ज्ञान कोश के अंदर प्राप्त हो जाती है और इधर उधर भटकने की हमें आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे कोश को, ऐसे ग्रंथ को विश्व ज्ञान कोश कहा जाता है। उसके बाद है चरित्र कोश या व्यक्ति कोश। चरित्र कोश या व्यक्ति कोश में क्या होता है बच्चों, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र है, संस्कृति का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, कोई और क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में जानकारी हमें चरित्र कोश या व्यक्ति कोश जैसे ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। यानी कि किसी महान साहित्य से संबंधित हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, संस्कृति से, विज्ञान से, किसी और क्षेत्र से, तो ऐसी इनसे संबंधित जो जानकारियां हैं, ऐसे व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्तियों से संबंधित, तो चरित्र कोश या व्यक्ति कोश से हमें प्राप्त होगी। उसके बाद है साहित्य कोश किसे कहते हैं। साहित्यिक संबंधी, साहित्य से संबंधित हर प्रकार की जानकारी और उनसे जुड़े हुए हर प्रकार के व्यक्ति से संबंधित जानकारी जब हमें चाहिए तो वो साहित्य कोश में हमें मिलेगी। मान लो किसी साहित्यकार की रचनाओं के बारे में हमें जानना है, उनके लेखन के बारे में जानना है, तो साहित्य कोश के अंदर ही हमें वो सारी जानकारी मिलेगी। संदर्भ ग्रंथ से क्या अभिप्राय है। जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं, उसी प्रकार से संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित जो ज्ञान है उसका संकलन करके रखा जाता है। यानी कि संदर्भ ग्रंथ में बच्चों ये सब कुछ आ जाता है, विश्व ज्ञान कोश, चरित्र कोश या व्यक्ति कोश और साहित्य कोश। वो तीनों से संबंधित जो भी जानकारियां हमें चाहिए तो संदर्भ ग्रंथ के अंदर हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमें इधर उधर ना तो समय हमारा बर्बाद होता और ना ही भटकने की आवश्यकता पड़ती। एक बात और बच्चों, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपने पढ़ने हैं। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लगाना है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कुछ शब्द आपको दिए गए होंगे और उनको शब्दकोशीय यानी कि हिंदी शब्दकोश की क्रमानुसार आपको लगाना होता है कि इनमें से पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। और ये वर्णमाला जब आपको ज्ञात होगी, हिंदी शब्दकोश के नियम जब आपको पता होंगे, तब आप इनको सही तरीके से लगा पाओगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, अंतर दे रखा है, अकंपित दे रखा है, नहीं, प्रेक्षण है, परिक्रमण है, परिक्रम है, विश्वामित्र है, ये सारे। तो इनमें से सबसे पहले आपने कि हिंदी शब्दकोश कहाँ से आरंभ होता है, अंग से आरंभ होता है, तो अंग वाला सबसे पहले उठाया है। उसके बाद अ वाला अकंपित दे रखा है, उसके बाद आ वाला भी है, इसमें आवृष्टि वो दे रखा है। उसके बाद छोटी ई वाला, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जो भी मात्राएं, जो भी वर्णमाला के अनुसार हमारे स्वर और व्यंजन दिए होते हैं, तो हिंदी शब्दकोश के नियमानुसार, कर्मानुसार ऐसे शब्दों को आपको क्रम में लगाना होता है। तो ये प्रैक्टिस आप करोगे कि किस प्रकार से इस प्रकार के शब्द जब आ जाएंगे तो हम शब्दकोश के कर्मानुसार इनको कैसे लगाएंगे। तो ये पूरा पोर्शन था बच्चों, कार्यालय लेखन से लेकर शब्दकोश तक, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू बच्चों।